हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक हम करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि एक बहुत अच्छी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और ये जो सीरीज़ है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है तो वहाँ पे ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी है और जो सिंपल तरीके से हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं कंटेंट, और जैसा आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का भी लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पे मध्य पाषाण काल दिख रहा है और इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ा था, पेलियोलिथिक जो पीरियड था। अब हम देखने वाले हैं मेसोलिथिक पीरियड को। तो ये क्या है और इसमें क्या चेंजिंग हुई हैं और मतलब इसको मेसोलिथिक पीरियड ही क्यों बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक पीरियड बोला जाता है। तो ये आपके सामने बिल्कुल बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये क्या है 10,000 BC से 8,000 BC तक। लेकिन अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग को आप बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि टाइमिंग इतना मैटर करता नहीं है। यहाँ पे जो ये टाइम दे रखा है और आपको अलग अलग मिलेगा। मैं आपको रियली बताऊँ, लिटरली मैंने जो चेक किया है तो बहुत सारी जगह मैंने ये चेक किया और अलग अलग ही मतलब टाइम देखने को मिला और बहुत अंतर देखने को मिला। अब उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे जो मतलब बहुत सारे जिन्होंने रिसर्च किया है उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम दिया है। तो ये इसी वजह से अलग अलग है। जो खोज की है, खोजकर्ता जो हैं, तो उन्होंने अलग अलग टाइमिंग दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये मेसोलिथिक वर्ड है, ये वर्ड कैसे कैसे बना है, तो मेसोलिथिक वर्ड जो ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेसो प्लस लिथोस, ये ऐसे करके बना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेसो है इसका मीनिंग क्या है, मिडिल होता है, और लिथोस का मतलब जैसे हमने पहले भी देखा था तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टोन होता है। तो अब दोनों का मीनिंग क्या बना, मिडिल स्टोन। अब मिडिल स्टोन एज, अब हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, आपको ये तो पता होगा कि ये क्या है, मिडिल स्टोन एज। और हम जो कर रहे हैं ये क्या है, स्टोन एज का ही टॉपिक हमारे सामने चल रहा है। तो आप ये समझिए कि ये उस स्टोन एज में क्या है, मिडिल स्टोन एज। मतलब स्टोन एज तो है लेकिन कौन सा, मिडिल। इसके बाद अगर हम हिंदी में यहां पे बात करें, मध्य पाषाण, क्योंकि पाषाण का मैंने आपको बताया था, पाषाण का मीनिंग क्या होता है, पत्थर, और मध्य क्या है, बीच का। तो मतलब कौन सा पत्थर का कौन सा समय, बीच वाला, क्योंकि एक तो हम पूरा पाषाण कर रहे हैं, एक मध्य पाषाण, एक नव पाषाण। तो ये कौन सा है, मध्य पाषाण, मतलब बीच वाला। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, भारत में मध्य पाषाण उपकरणों की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, सर्वप्रथम CL कलाइल ने 1867 में 1867 ईस्वी में मिर्ज़ापुर यूपी। ये ध्यान रखें आप, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से जो मैंने आपको बताया वो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा ये आपके सामने आ सकता है कि भारत में मध्य पाषाण जो उपकरण है उनकी खोज किसने की सबसे पहले, तो किसने की, CL कलाइल ने। किस ईयर में की, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है 1867 में। कहाँ पे हुई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे कहाँ पे हुई, मिर्ज़ापुर यूपी, जिसे विंध्य क्षेत्र भी बोला जाता है, मतलब विंध्याचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और मैं ज़्यादा आपको खिचड़ी की तरह बता नहीं रहा हूँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ।
और इसी में मैंने ऐड कर दिया, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी यहाँ पे लिख के तैयार कर सकता था आपके लिए। लेकिन ये क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहेंगी तो वो आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आइस एज खत्म होने के कारण जो जलवायु थी, जो पर्यावरण था, उसमें क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ और इसके बाद नए नए जीवों का जन्म हुआ। देखो, आप जो पहले आपने पूरा पाषाण काल जो पढ़ा था वो बहुत पुराना समय था, तो अब आप ये देखो कि इतने समय में जलवायु परिवर्तन भी होगा। भाई जलवायु जो है वो भी बदलेगी। पहले क्या था कि आइस एज होता था, मतलब बर्फ़ ज़्यादा होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बर्फ़ पिघलने के कारण बहुत सारी नदियाँ बनने लगी और इसके बाद नए नए जो जीव हैं उनका जन्म होने लगा। अब आप ये देखो, जैसे इंसान है आज के समय में, अब ये तो है नहीं कि पहाड़ों में घूम लेगा, पहाड़ के अलग जीव होते हैं, पानी के अलग जीव होते हैं। अब जैसे पानी आया, नदियाँ बनने लगी, बहुत सारी गर्मी पैदा होने लगी, तो जीव नए नए भी तो बनेंगे ना। अब जो बर्फ में रहने वाले ही जीव थे वो खत्म होने लगे धीरे धीरे। तो अब क्या है कि जीवों का जो जन्म होने लगा, और अब क्या है कि मतलब जो जीव थे ना वो छोटे छोटे होने लगे, उनका आकार भी छोटा होने लगा, तो नए नए जीवों का जन्म होने लगा। और इसमें क्या है कि नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ। मानव शिकार के लिए दूर दूर जाने लगा और अपना विकास करने लगा। देखो, पहले क्या था कि जो पानी था ना वो बहुत ही लिमिटेड जगह मिलता था, तो पानी के आसपास तो अगर कोई भी शिकार कर रहा है, कोई भी रह रहा है, तो उसे पानी के आसपास रहना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी तो ऐसी चीज़ है। और जो मानव था पहले वो क्या करता था, वो पानी के आसपास ही शिकार करता था। क्यों? क्योंकि पानी स्टोर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो भाई पानी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो वो क्या करता था, जहाँ पानी है उसके आसपास ही कोई जीव आया, कोई बर्ड आया, कोई एनिमल आया, तो वो क्या करता था, उसे वहाँ पे मार देता था। पानी पीने आया, क्योंकि पानी के आसपास तो कोई भी आएगा, तो वो भी वहीं पे पानी के आसपास ही रहते थे। अब वो क्या होने लगा कि पानी जैसे आसपास और भी जगह फैलने लगा, बर्फ़ पिघलने लगी, नदियाँ बनने लगी, तो अब इंसान में भी बदलाव होने लगा। ये जो समय है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये अब बदलाव हो रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और बदलाव के कारण क्या है कि नई नई प्रजातियों का जन्म हो रहा है। अब मानव क्या है, शिकार के लिए दूर दूर जाने लगा। क्यों जा रहा दूर दूर? क्योंकि और जगह पानी भी है, और अपना विकास करने लगा। अब आप ये देखो कि इस समय में बहुत विकास मानव का होने लगा है, और वो विकास क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो मध्य पाषाण काल है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है, संक्रमण काल भी बोला जाता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। और जो ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ये भी आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइस एज खत्म होने के कारण जलवायु परिवर्तन किस काल में हुआ। तो इस सीधा ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस काल को, इनमें से किस काल को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। अब सबसे पहले ट्रांजिशन वर्ड आप समझिए। संक्रमण काल, संक्रमण तो शायद आपको हिंदी में भी जल्दी से समझ नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जब फॉर्म होता है, मतलब एक तरह से अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर, मतलब एक दशा से दूसरी दशा में दूसरे रूप में परिवर्तन होना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि परिवर्तन होने को ही क्या बोलते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, एक दशा से दूसरी दशा में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के बीच का समय। अब इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल में ना तो पूरी तरह से ये पुरा पाषाण है, ना पूरी तरह से ये नव पाषाण काल है। अब ये क्या है, बीच का वो समय है जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो अगर हम पुरापाषाण काल में यहाँ पे देखें, मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल का ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये क्या है, बदलाव का समय है। ट्रांजिशन को आप बदलाव भी बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में। तो पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल का जो बदलाव जो हुआ है वो एक समय में होगा ना, तो क्या धीरे धीरे बदलाव हुआ, तो ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड इसे बोला गया है।
इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे जो एक मिनट, अब इस काल में क्या है कि छोटे हथियार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस समय में जो हथियार थे वो क्या थे, लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथ ये भी आ सकता है या लघु पाषाण ये भी आ सकता है, इसको बोला जाता है। तो इसमें जो हथियार थे उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ। इन हथियारों को क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ, इन हथियारों को बोला जाता है। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कौन से काल के, मध्य पाषाण काल के हथियारों को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, माइक्रोलिथ भी इस समय को बोला जाता है। अब एक चीज़ ये भी आ जाती है कि जो हथियार थे ना, उनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे बताई गई है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब क्या है कि जैसे पहले इंसान रहता था, पहले मानव रहता था, अब उसके पास कोई ये तो था नहीं, सभ्यता तो थी नहीं। अब वो पत्थर होते थे, उन्हीं को मार देता था। कोई जानवर आया, इकट्ठे होकर उन्होंने पत्थर मार दिया। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे पता चला कि यार कोई पत्थर किसी ने मारा पैना सा, और पैने से मतलब पत्थर ने क्या किया कि ज़्यादा घाव कर दिया। तो अब उनको पता चलने लगा कि जो ये पैने पत्थर है ना, ये ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब वो क्या करने लगे, उनमें उनको पैने करने लगे। अब धीरे धीरे, ऐसे तो है नहीं कि भाई एकदम करने लगे, क्योंकि सभ्यता तो थी नहीं। अब वो धीरे धीरे उनको उन चीज़ों का पता चलने लगा कि कैसे कैसे पैने करने। अब इस समय में क्या है, जैसे खुरचनी वगैरह हो गई, खुरचनी वगैरह मतलब ये सब चीज़ें उनके पास आने लगे, और हथियार क्या होने लगे, पैने होने लगे। ठीक है, तो हथियार छोटे और पैने होने लगे, क्योंकि अब ये बड़े बड़े पत्थर तो लेके नहीं जा रहे। अब उनको पता चला कि नहीं यार, ये जो छोटा सा पत्थर है ना, ये ज़्यादा काम कर सकता है, पैने होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि पत्थरों मतलब छोटे छोटे टुकड़े वो पैने करने लगे, और अब हथियार इस समय में क्या होने लगे, पैने होने लगे। और इसी वजह से जो यहाँ पे है माइक्रोलिथ, इनको बोला जाता है। इसके बाद एक चीज़ और अच्छी हुई इस समय में कि अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि या समाधान की पद्धति भी इसमें यूज होने लगी। मतलब पहले तो इंसान क्या था कि कोई साथी मर गया तो मर गया, अब उनको क्या था कि भाई मर गया तो मर गया। लेकिन अब धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा कि यार ये जो इसकी मृत्यु हुई है, अब हमें इसका अंतिम संस्कार भी करना है। तो अब वो धीरे धीरे इंसान क्या करने लगा, जो अपने साथी थे या अपने जो साथ रहते थे, घर परिवार तो ज़्यादा क्या पता होगा उनको, लेकिन हाँ ये था कि अब वो अंतिम संस्कार भी करने लगे। और ये कई बार ऐसे भी आ सकता है, अंत्येष्टि भी आ सकता है, समाधान भी आ सकता है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूनरल होता है एक तरह से, या फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो वो इस समय में वो लोग करने लगे थे। अब क्वेश्चन सीधा ये भी आ सकता है कि अंतिम संस्कार या समाधान की शुरुआत किस काल में हुई, तो यहाँ पे ये सीधा आप मध्य पाषाण काल लिख देंगे। अब इसके बाद एक चीज और भी है कि आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य भी मिले। देखो ध्यान दो, आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य भी इस काल में मिले। और वो कहाँ से मिले, सराय नहार, जो प्रतापगढ़ यूपी के अंदर मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसमें क्या था कि 37 नर कंकाल मिले। मतलब एक जगह से, एक जगह का मतलब ये नहीं कि एक ही गड्ढे में, लेकिन वो मतलब आसपास एक एरिया से वो क्या मिले, 37 नर कंकाल मिले। और एक कब्र में क्या था कि 4 मानव कंकाल भी वहाँ पे मिले। और जो वो कंकाल थे वो क्या थे, क्षतिग्रस्त थे, मतलब उनमें सिरों में कोई चोट वोट लगी थी। तो इससे ये पता चलता है कि वो युद्ध वगैरह या आक्रमण वगैरह उन पे हुआ या उन्होंने लड़ाई करी, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। क्योंकि भाई एक तो कोई बॉडी है वो सेफ दफनाई गई है, एक है कि किसी ने मतलब उन पे कोई चोट वोट के निशान है, तो अब उससे ये पता चलता है ना कि उन पे कोई आक्रमण हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी। इसके बाद पत्थर और हड्डियों के हथियार बनने लगे थे इस समय में। पत्थरों के तो पहले भी यूज होते थे, अब वो हड्डियों के हथियार भी यूज करने लगे। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि जैसे शिकार वो करते थे, अब उनको पता चलने लगा हिमयुग खत्म हो गया, अब जैसे नए नए छोटे छोटे जानवर आने लगे, अब वो उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब उनको पता चला कि यार ये कैसे करें, इनको मारे कैसे। तो अब उन्होंने क्या किया कि तीर कमान का भी इसमें मतलब उन्होंने प्रयोग करने लगे। तीर कमान बना के, जैसे नॉर्मल लकड़ी वकड़ी लेके कोई मतलब धागा तो चलो सॉरी होता नहीं था उस समय में, लेकिन कोई छोटी मोटी कुछ उसमें छाल वाल बांध के
अब वो क्या करने लगे, तीर कमान बनाने लगे और वो ज़्यादा असर करती थी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अभी अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं, आप अगर यूट्यूब पे चेक करेंगे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते भी हैं, आज भी वो उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। अब तो चलो ठीक है, वो कपड़े वपड़े पहनने लगे, लेकिन पहले तो वो बिल्कुल बिना कपड़ों के घूमते थे। और वो आज भी कोई चिड़िया होती है ना, उसमें भी निशाना मार देते हैं। मतलब पेड़ पे चिड़िया है तो उनका वो शिकार करके लेके आते हैं, वो बिल्ली वगैरह बंदर वगैरह सबका शिकार करके खा जाते हैं वो लोग। तो अब क्या है कि आप उनको देखो कि उनका निशाना कितना तगड़ा था। तो ऐसे ही इंसान भी पहले ऐसा ही था। अब क्या था कि उनमें शिकार का ज्ञान भी बढ़ा और तीर कमान का प्रयोग होने लगा। अब उनको पता चला ना कि यार ये जो तीर कमान है इससे हम किसी जानवर को मार सकते हैं। अब ये तो है नहीं, बिल्ली की तरह तो भाग नहीं सकता इंसान। अब बिल्ली क्या है कि बहुत जल्दी भागे स्पीड में। अब उन्होंने सोचा कि यार ये बिल्ली को मारना ना तो हमें तीर कमान यूज करना है। वो सीधा उस पर अटैक कर देते थे। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें आप, पशुपालन की इस काल में शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मतलब पशुपालन की इस काल में शुरुआत हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पशुपालन सिस्टमेटिक तरीके से जो स्टार्ट हुआ था, मतलब जो करने लगा था इंसान, वो बाद में नवपाषाण काल में मतलब करने लगा था। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि शुरुआत किस काल में हुई, तो इस काल में हुई थी। इसके बाद जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि औजार बनाने की जो तकनीक थी ना उनकी, उसे क्या बोलते थे, फ्लूटिंग मतलब कहलाती थी। अब देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ना तो उसके बिना ये टॉपिक बिल्कुल अधूरा है। तो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा सकते हैं, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वीडियोज़ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि औजार बनाने की जो तकनीक है उसे क्या बोलते थे, फ्लूटिंग। अब ये क्या है कि सीधा आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद जो इनके स्थल है ना, उनको मैं अलग से वीडियोस में कराऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे इनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, सीधा फ्लूटिंग तकनीक कहलाती थी, जो औजार बनाने की तकनीक थी। पशुपालन की इस काल में शुरुआत हो गई थी। और तीर कमान का यूज़, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीर कमान का यूज़ किस काल में हुआ, तो किस काल में हुआ, ये मध्य पाषाण काल में हुआ, मेजोलिथिक में। और पत्थर और हड्डियों के हथियार मिलने लगे, हथियार छोटे होने लगे, और आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य मिले। सराय नहार प्रतापगढ़ यूपी से 37 नरकंकाल किस काल में मिले, तो ये यहाँ पे भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है। मध्य पाषाण, एक कब्र से 4 मानव कंकाल मिले, कहाँ से मिले ये भी आप देख सकते हो। और इसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रथा शुरू हुई, जो अंतिम संस्कार होने लगा वो इस काल में होने लगा। हथियार छोटे और पैने होने लगे, क्योंकि इस काल में क्या था, हथियार छोटे होने लगे। और इसे लघु पाषाण और माइक्रोलिथिक भी बोला जाता है। जो इस काल के हथियार थे उसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। और हथियारों की जो लंबाई थी वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती थी। और इसे ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जैसे आइस एज जो ख़त्म हुआ, और इसमें मध्य पाषाण उपकरणों की जो खोज की थी वो CL कलाइल ने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये और भी जो चीज़ें हैं कैसे कैसे बनी, ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए। एज यहाँ पे जो पीरियड है उसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम वगैरह, वो इतना मैटर नहीं करता। तो आप ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करें, समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, आगे और भी जो इसकी सीरीज़ है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराता रहूँगा। तो चैनल, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।